यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपनी भगवद गीता की पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो लोग मेरे इस पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है। कुछ प्रश्न भी मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, तो वो सारे भी मैं चलते चलाते एड्रेस करते चला जाऊंगा। वो प्रश्न थोड़े से डिटेल में देने का आपको फ़ायदा है, तो उनके उत्तर तो इसीलिए उनको मैं सेपरेट बना के रख रहा हूँ। तो जी, आज शुरू करते हैं भगवद गीता का पॉडकास्ट, जो है भगवद गीता चैप्टर 1 वर्सेस 1.4। उस श्लोक में जो है बेसिकली आप देखेंगे कि आपके जो है जो बड़े योद्धा हैं दोनों सेनाओं में, उनको एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। और कंपेयर करने के साथ साथ ये समझाया गया है कि क्वालिटी के जो लोग हैं वो क्वांटिटी के ऊपर कैसे जो है भारी पड़ते हैं और सफलता के लिए एक कारक बन जाते हैं। और साथ ही जो है गुणात्मकता, यानी कि जो आपकी बेस्ट वर्क करने की क्षमता है, वो आपके उसके इम्पोर्टेंस को भी इस श्लोक में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भीम है, अर्जुन है। इस श्लोक में भीम, अर्जुन, युयुधन, विराट और द्रुपद के पुत्रों का उल्लेख किया गया है। वैसे ही आधुनिक जीवन में भी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बड़ी संख्या पर आप अगर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि श्रेष्ठता, टीम वर्क और एक स्ट्रेटेजिक जो समन्वय है उस पर बल देना चाहिए। अब आधुनिक, अगर आप उसको चाहे आप उसको आधुनिकता के साथ अगर आप जोड़ना चाहेंगे, एनीवे मैं श्लोक डिस्कस करूंगा, श्लोक के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उसको किसी रियल लाइफ और रियल सिनेरियो के साथ भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी हाई लेवल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे चाहे आप व्यापार में कुछ टीम बना रहे हों, चाहे आप खेल में अपनी टीम बना रहे हों, क्योंकि आपको पता क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन कैसे होता है, फुटबॉल की टीम का सिलेक्शन कैसे होता है। किसी भी टीम खेल के लिए आपको एक अच्छे गुणवत्तावान खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। आप उनकी सारी स्किल्स को पहले देखते हैं, भाई बॉलिंग कैसे करता है, बैटिंग कैसे करता है, फील्डिंग की क्वालिटी क्या है, इसमें बोलता कैसे, ये भी चीज़ें आजकल जो है मैटर करती हैं। अब इसके साथ ही जो है आप अपने कोई व्यापार में है, वहाँ पर कोई टीम बना रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। और अंत में इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं कि प्राचीन काल में भी वीरता, उत्कृष्टता और समन्वित प्रयास जो है, समन्वित मतलब एक साझा प्रयास कुछ लोगों का, एक समूह का, वो बहुत ही प्रासंगिक है। वो उस समय प्रासंगिक था, उतना ही प्रासंगिक वो आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। यही इस श्लोक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक में जाने से पहले एक बार फिर वही अपील दोबारा से दोहरा देता हूँ, जो लोग मेरे पॉडकास्ट में नए जुड़ते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इस भगवत चर्चा में अपना सहयोग करें। आप भी जुड़ें, आप भी कुछ प्रश्न पूछें और आप भी अपने विचारों को शेयर करें कमेंट के माध्यम से पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सुझाव देते हैं, तो मैं सिर्फ उनको क्वेश्चनों को यहाँ पर उनके आंसर भी दूंगा, उनके आंसर को देने का प्रयास करूँगा डिटेल में। उसके अलावा जो आपके सुझाव होंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करूँगा, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ मैं ये बताऊँगा कि ये सुझाव कैसे किसने दिया और वो मेरे लिए कितना प्रासंगिक है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो
श्लोक है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मेरा तीनों चीज़ों में उसमें रहता है, संस्कृत का ओरिजिनल श्लोक आपको दिखाई देगा, फिर उसका हिंदी अर्थ आपको दिखाई देगा और उसके बाद उसकी इंग्लिश मीनिंग भी वहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको जो है वो समझने में, जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं उनको ये समझ में आ जाए कि चर्चा क्या हो रही है। तो जी चलते हैं भगवद गीता चैप्टर 1 वर्सेस 1.1। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक है जी, अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुना समायुधि युधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस महारथः। यानी कि इस युद्ध में महान योद्धा जो भीम और अर्जुन के समान वीर हैं, साथ ही युयुधन विराट और द्रुपद के पुत्र महारथ हैं। यानी कि इंग्लिश में इसका थोड़ा सा उच्चारण कर देता हूँ। इन द बैटल देयर आर माइटी वॉरियर्स इक्वल इन वैलोर टू भीमा एंड अर्जुना। There are Yuyudhana, Virata and Drupada's son, the great chariot warriors। तो ये जी इस श्लोक का भावार्थ था। अब जो है इस श्लोक के अंदर इसमें क्या बातें हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे इसमें जो है मेन 3 चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। पहला, आपने देखा श्लोक में योद्धाओं की सूची को यहाँ पर बताया गया है। मतलब यह श्लोक पांडव सेना के सबसे प्रबल योद्धाओं की सूची प्रस्तुत करता है, जो उनकी अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाता है। दूसरा जो है उत्कृष्टता का प्रतीक, यानी कि यहाँ पर सिंबोलिज्म ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि बाय कंपेयरिंग दीज वॉरियर्स टू आइकन्स लाइक भीमा अर्जुना, the verses symbolize the pinnacle of material prowess. It implies true strength is a blend of courage, skill and strategic insight। यानी कि भीम और अर्जुन और योद्धाओं के साथ तुलना करके श्लोक उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रतीक प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति में साहस, कौशल और रणनीतिक समझ का संगम होता है। अब इसकी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, अगर उसके आधुनिक अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो आधुनिक संदर्भ में यह श्लोक उत्कृष्टता, यानी कि उत्कृष्ट व्यक्तियों की टीम बनाने का एक प्रतीक भी हो सकता है। यानी कि चाहे वो आप कोई व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आप कोई खेल में अपनी टीम उतार रहे हों, चाहे वो छोटी सी टीम भी होती है, राइट। हम जैसे यहाँ पर नॉर्वे में जैसे हम कुछ दोस्त मिल करके हम वॉलीबॉल खेलते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोकल कंपटीशन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ टाइम प्रैक्टिस करते हैं और वो प्रैक्टिस से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है अच्छा खेलता है। तो उसमें अब टीम तो बनती है 7-7 की। अब वो वॉलीबॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 की अगर आपको टीम बनानी है तो आपके पास लोग हैं 10। अब 10 में से आप 7 को चुनोगे, राइट। तो आप 7 को चुनोगे, वो प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा कि कौन कैसे खेलता है, सेंटर कौन खेलता है, साइड में कौन खेलता है, सर्विस कौन खेलता है, और नेट पे कौन खेलता है, और कौन कट अच्छे मारता है। तो वो सारी क्वालिटीज़ को देखने के बाद आप एक टीम की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो आपको जो है हमेशा
इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो टीम है वो उत्कृष्ट व्यक्तियों की टीम होनी चाहिए, है ना। तो फिर आपकी कंपन्स जो है क्या बोलते हैं, मतलब एक जो पैशनेट टीम होती है वो आपको चाहिए। तो अब अगर आप व्यवसाय की बात करें, आप कोई धंधा शुरू कर रहे हैं, आपने कहा कि जी चलो मैं एक समझिए कि मैं कुछ प्रोडक्ट की मार्केटिंग की कंपनी बना देता हूँ, मुझे मार्केटिंग करनी है। तो आपने 4-5 बंदों की एक टीम बनानी है। तो आप क्या करेंगे, वो 4-5 बंदों से बात करेंगे, समझेंगे, उनका स्टाइल देखेंगे, उनका बोलने का तरीका देखेंगे। आप देखेंगे कि जो है ये प्रोडक्ट को सेल करने की क्षमता इनमें है या नहीं है। अब प्रोडक्ट तो सेल आप बाद में करेंगे, लेकिन आप उसके लिए कुछ आपकी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप कितने टॉकेटिव हैं, आप उस तरीके की अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है मार्केटिंग के बंदे की, राइट। तो फिर आप जो है टीम फॉर्म करते हो। आईटी में चले जाइए, आईटी में भी ऐसी होता है कि आपको जो है कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो आप उस प्रोजेक्ट की एक टीम बनाते हो। आप बोलते हो भाई एक बंदा टीम लीड होगा, बाकी उसके साथ एसएमई लगाएंगे। वो एसएमई में भी आपके जो है टेक्नोलॉजी होंगी। आप बोलोगे भाई ये मेरा डेवऑप्स का बंदा है, ये मेरा विंडोज़ का बंदा है, ये लिनक्स का बंदा है, और ये मेरा जो है ऑटोमेशन का बंदा है, ये मेरा जो है डिजिटलाइजेशन का बंदा है, ये मेरा पाइथन का कोडर है। और ये सब आपने जो स्कोप है उसके हिसाब से आपने क्वालिटी की टीम बनाई और वो प्रोजेक्ट की टीम आपने बना दी। उसको एक आपने जो है लीड बना दिया। वो लीड जा करके उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा। अगर मैं अपने कंटेक्स्ट में बात करूं, मेरा भी प्रोफेशन आईटी है, तो मेरे पास क्या नए प्रोजेक्ट आते हैं। जब प्रोजेक्ट आते हैं तो मुझे एक स्कोप पता चलता है कि मेरे को ये चीज़ डिलीवर करना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उसमें एक सबसे पहले मैं एक लीडर करता हूँ। जैसे मैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ आईटी में, तो एक ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन लीड चाहिए होता है। उसके नीचे फिर एसएमईज की लेयर बनती है। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें एक 2 बंदे होते हैं। उसमें भी आप ये देखते हो कि मिक्स देखते हो। एक ऐसा रिसोर्स होगा जो अच्छा क्वालिटी का रिसोर्स होगा, जो बाकी अगर एक रिसोर्स आपका थोड़ा सा कम भी है, लेकिन जो उसके साथ सीनियर बंदा है L3 है, यानी कि L3 L2 ऐसे मिक्स करके आप एक टीम बनाते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इस श्लोक में ये बताया गया है कि कैसे वो टीम की फॉर्मेशन थी और उनके जो योद्धा थे उनकी क्वालिटी को यहाँ पर बताया गया है। ये इसकी हो गई आपकी मॉडर्न एप्लीकेशन जो इस श्लोक से आपको देखने को मिलेगा भाई। अब जो है चलते हैं कि एक केस स्टडी को उठाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, पिछली बार के 1.3 में भी मैंने आपको एक स्पॉटिफाई म्यूजिक कंपनी का उदाहरण दिया था कि उसने कैसे उस बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है उसका एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी इन द इंडस्ट्री। जो उसके पेयर कंपनीज़ हैं उनके मॉडल में और उसकी फंक्शनिंग में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा ही मैं यहाँ पर भी एक जो है आपकी केस स्टडी को लेकर आया हूँ। तो सिंपल है, एप्पल म्यूजिक का नाम आपने सुना होगा। एप्पल कंपनी की जो म्यूजिक बनाती है हालांकि अपने गैजेट्स के लिए भी बनाती है, लेकिन उसके अलावा वैसे भी सब्सक्राइबर बनाती है और एक पूल उनके पास म्यूजिशियन का और म्यूजिकों का एल्बमों का पूल है। तो ये क्या है कि एप्पल म्यूजिक भी आपकी जो है एक संगीत की म्यूजिक की स्ट्रीमिंग कंपनी है जो अपने जो बाकी के उनके कॉम्पिटिटर हैं उन सबों में वो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ सफलता केवल उपभोक्ताओं की संख्या के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। वो जो कंपनी है एप्पल, वो ये नहीं करती है कि भाई मेरे पास कितने मेरे कंज्यूमर हैं, बल्कि वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड कितने हैं, यानी कि आपने कितने क्वालिटी की चीज़ें उनको दे रखी हैं। तो वो क्वालिटी के ऊपर जो है ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इसीलिए जो एप्पल म्यूजिक है वो एक अपना इंडस्ट्री में एक अलग क्वालिटी के लिए जानी जाती है वो कंपनी। वो कुछ जो है अब उसके पीछे जो स्टार कलाकार होते हैं उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उससे वो पूरा जो है काम करते हैं। तो यही जो है 1.4 के श्लोक में बिल्कुल ठीक योद्धाओं, क्वालिटी वाले जो योद्धा हैं उनसे जो टीम बनी है या उनसे जो लड़ाके बने हैं, जो सेना गठित की गई है, उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब दूसरा मुख्य बिंदु की बात इसमें यह है, क्या क्या जो है इसकी मुख्य 4 बातें इसकी मुख्य हैं इस कंपनी की, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है उत्कृष्ट प्रतिभा का चयन, यानी कि जैसे कि श्लोक 1.4 में
भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं का उल्लेख किया गया है, उनको कंपेयर किया गया है, जो अपनी अद्वितीय वीरता और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, उस समय भी थे और आज भी हैं। उनके जैसे योद्धा आपको नहीं मिलेंगे जो रण में। तो एप्पल म्यूजिक भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से शीर्ष श्रेणी की, यानी कि टॉप जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एक सूची को वो बनाती है और वे कलाकार जो है अपनी विशेष शैली और प्रभाव के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म को एक पहचान, उनकी प्लेटफॉर्म की पहचान को मजबूत करते हैं। कौन? वो महान सारे कलाकार, आर्टिस्ट जो हैं। ये हो गया पहला, यानी कि उत्कृष्ट प्रतिभा का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, विशेष सामग्री और रणनीतिक साझेदारियां, यानी कि एप्पल म्यूजिक विशेष रिलीज और प्रसिद्ध संगीतकारों तथा लेबल्स के साथ विशेष साझेदारियों को सुनिश्चित करती है मार्केट के अंदर। अब यह रणनीति सुनने वालों को अनन्य और अद्वितीय सामग्री प्रदान करती है। एप्पल म्यूजिक जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं, जो कि जो है आपको बहुत कॉमनली आपको अवेलेबल नहीं होंगी मार्केट में, वो चीज़ों को आपको अवेल कराती है, करेक्ट। जिससे वो जो एप्पल म्यूजिक है उसका एक अपना एक अलग लेवल है, एक अलग स्टेटस है, एक अलग डिलीवरी है उसकी, उसको लोग रिलाई करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि आपको जो है जो विशेष सामग्री जो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए आपको एक रणनीतिक साझेदारी करनी पड़ती है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है मात्रा से अधिक गुणवत्ता, यानी कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ की प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है तो वो मार्केट में अच्छी चलेगी नहीं। क्वांटिटी आपकी कम है लेकिन सॉलिड क्वालिटी की चीज़ आपको मिलेगी। तो लोग कहते हैं ना कि भाई जैसे एप्पल के फ़ोन, एप्पल के आपके जो है गैजेट्स जो हैं, चाहे वो लैपटॉप हों, चाहे आप जो है उनके टैबलेट्स हों, तो वो अगर आप देखें उनके कॉस्ट आप कंपेयर करें एज कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, वो आपके अव्वल दर्जे की उनकी कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि उनकी क्वालिटी भी है ना। तो आपने देखा होगा कि जो है लोग अगर एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हैं और एक सैमसंग का फ़ोन ख़रीदते हैं तो सैमसंग के फ़ोन का जो है फ़ोटो आप फेसबुक पे नहीं लगाते हो, लेकिन एप्पल ख़रीदते हो तो आप बोलते हो दिस इज़ माई iPhone 13, है ना। ऐसे जब आप ख़रीदते हो तो उसका एक सैम्बल बनाते हो, मतलब आप समझो कि वो एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है, राइट। तो आप उसको चाहते हो कि भाई मैंने एक क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदा, तो आप उसको मार्केट भी करते हो अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। हालांकि वो एक अलग बात है कि आप कैसे उसको देखते हैं, बट दैट्स हाउ पीपल परसीव, और आप उसको जो है उसकी क्वालिटी को आप दिखा रहे होते हो सोशल मीडिया पर, राइट, कि आपने एक ज़बरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदा। तो यानी कि मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता। और अगला इम्पॉर्टेंट है बाज़ार में प्रभाव। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना एक इम्पैक्ट जो है अपनी उत्कृष्टता के लिए और या जो है अपनी ख़ास गुणवत्ता के लिए अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो जो एप्पल म्यूजिक है, एप्पल म्यूजिक ने भी एक ऐसा ब्रांड एस्टेब्लिश किया जिसमें कि जो है आपको जिसकी शक्ति क्या है, वो सारे खास कलाकार, आर्टिस्ट, उसकी जो है उनकी उत्कृष्टता और उनकी उपलब्धता, उसका ही लाभ उस कंपनी ने उठाया, उनके साथ टाई अप किया और वो एप्पल म्यूजिक एक जो है ज़बरदस्त ब्रांड बन के मार्केट में उभर के आया। और आपकी जो है जो सहभागिता थी, आपके जो टाई अप्स थे लोगों से, कलाकारों से, उसने इसका असली जो है चीज़, एक प्रोडक्ट, एक कंपनी की वैल्यू निकाल के आपको दी। तो ये 4 बातें मुख्य इस श्लोक से निकलती थी। यही 4 बातों को मैंने आपके साथ एप्पल म्यूजिक कंपनी के साथ आपको जोड़ करके बताया। तो ये इस श्लोक के जो है आपके जो मुख्य बिंदु थे वो आपको यहाँ से मिले, और अपनी लाइफ में भी आप इसी तरीके से जब कुछ चीज़ें शुरू करते हैं
या आप किसी फील्ड में ऑलरेडी हैं, किसी कंपनी में कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टीम बनानी है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा चीज़ें करनी है, तो आपको क्वालिटी के लोग, क्वालिटी की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो जी, इसी के साथ समय हो गया है इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई जल्दीबाजी में नहीं हूं। मैं एक एक श्लोक को पढ़ूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, उसको रियल लाइफ से जोड़ूंगा, उससे जो शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, यानी कि उसकी मॉडर्न एप्लीकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई पॉडकास्ट, कि हाउ दैट श्लोक और भगवद गीता में वो जो बात कही गई है, हाउ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर योर, उसकी जो मॉडर्न एप्लीकेबिलिटी है उस ज्ञान की, वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आप भगवद गीता को पढ़ने में या स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने में, और मैं स्पिरिचुअल ही नहीं कहता हूँ बल्कि स्पिरिचुअलिटी इसका एक पक्ष है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके रियल लाइफ में जो आपको कभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, ये सारी परिस्थितियाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ। एप्पल कंपनी की स्ट्रेटजी, स्पॉटिफाई इससे पहले म्यूजिक, उससे पहले मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड का, लेमन ब्रदर का डूबना, वो सारे आपके सामने जो रियल चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड के अंदर, जिनसे बड़े बड़े लोगों पर प्रभाव पड़ा, पूरा फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो गया, तो वो सारे चीज़ों को हमारे भगवद गीता जो है वो कैसे एड्रेस करती है, क्या आपको सिखाती है, ये इसकी जो मॉडर्न एप्लीकेबिलिटी है इस ज्ञान की, ये सब आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये सब आप दुनिया के बाकी लोगों तक पहुंचाएं। और आप देखें, जिन लोगों को इस ज्ञान का ज्ञान समझ में आ गया, जिन्होंने इसको पढ़ लिया, तो वो फिर इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाता है और वो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। इसीलिए आप देखें, भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा फॉलोअर इसके आपको मिलेंगे, वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी मिलेंगे आपको। आप देख लीजिए, एस्कॉन का आप देख लीजिए, जो एस्कॉन इंटरनेशनल है वो पूरे दुनिया में है। अब आप अगर नॉर्वे में भी है तो नॉर्वे में कौन उससे जुड़े हुए हैं लोग, वो नॉर्वेजियन जुड़े हुए हैं। जो इंडियंस हैं वो तो जुड़ते ही हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं, सारे इंडियन जुड़ते हैं ऐसा नहीं, बट उसमें आप देखोगे यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो यहाँ की लोकल है, वो क्रिश्चियन है, तो वो लोग उससे जुड़ते हैं। ऐसे ही हर कंट्री में, और आप इस्लामिक कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर भी इस्कॉन काम कर रही है, तो इस्लाम को मानने वाले लोग, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी जुड़ते हैं। तो ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जाता है, तो अपने जीवन को संवारने में। चलिए, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर जो लोग नए हैं मेरे पॉडकास्ट में, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एज यूजुअल अपना कमेंट दें पॉडकास्ट के ऊपर। और आप भी अगर अपना कुछ चीज़ें रिलेटेड टू वो श्लोक आप देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। और मैं तो बोलता हूँ एडवांस में, अगला जो श्लोक, अगली जो पॉडकास्ट बनेगी वो चैप्टर 1 वर्सेस 1.5 की बनेगी। तो आप 1.5 पढ़ करके, अब जो लोगों ने पढ़ रखी है वो आप अगर कुछ चीज़ें इसमें शेयर करना चाहते हैं तो आप वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी, वो जो मेरा पेज है आप उस पे चले जाइए, और चैनल की इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है, आप उसको जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दें। इंस्टाग्राम पे जाके स्पिरिचुअल टॉक इसी नाम से आप पेज ढूंढें, वो आपको जो है प्रोफाइल मिलेगी, उसके अंदर भी आप मुझसे 1-on-1 चैट कर करके अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, जैसे कि मुझे बाकी लोग भेजते हैं। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आध्यात्मिकता के इस ज्ञान की यात्रा में चलते रहें। और फिर मुलाकात होगी एक दूसरे पॉडकास्ट में, जो होगा चैप्टर 1 वर्सेस 1.5। तब तक आपसे लेता हूँ अलविदा। हरे कृष्णा, राधे राधे जी, अपना ध्यान रखें।